हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल साइंस विद आमिन सर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2026 में जो हमारी एग्जाम होने वाली है साइंस की, उसके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और आने वाले ऐसे क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन हैं जो हमें हमारी एग्जाम में और हमारे साइंस के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आइए मैं बात करता हूं चैप्टर फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम सब ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है। इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो मैंने आईएमपी की दृष्टि से निकाले हैं, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम जो साइंस का पेपर रहेगा उसमें आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैं इस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के इस पर मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप इस क्वेश्चन को देखने के लिए फर्स्ट पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें आप देख लेना, क्योंकि इसमें जो अभिक्रियाएं हैं संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये चार ऐसे रिएक्शंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप इन चारों अभिक्रियाओं को जो नेक्स्ट जो हमारा अपलोड वीडियो डला हुआ है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, उसको जाकर जरूर देखें, क्योंकि यह हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनने वाला है। निश्चित रूप से इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 101% बैठेगा। यहाँ पर कोई सी भी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड क्वेश्चन है रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से। इस वाले फर्स्ट वाले चैप्टर से मैंने यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखी हुई है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान से सुन लेना और इसको समझ लेना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है और इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं जिंक और यहाँ पर हमारे साथ में है कॉपर सल्फेट। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो जिंक सल्फर ऑक्साइड बनेगा जो कॉपर से अलग हो जाएगा। यहाँ पर जो है जिंक का अपचयन हो रहा है SO4 के साथ, ठीक है, और यहाँ से जो है कॉपर का अपचयन हो रहा है और यहाँ से कॉपर हटकर कहाँ चला जाएगा, रिएक्शन होने के बाद बाहर निकल के चला जाएगा और जिंक जो है किसके साथ ऐड हो जाएगा, सल्फेट ऑक्साइड के साथ ऐड हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल है, ऐसे हम हाइड्रोजन H2O का भी ले सकते हैं। अलग अलग एग्जांपल के तौर पर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर ध्यान दें ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी हमारे इस चैप्टर की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होने वाला है। अब जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, संचारण। संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसा एक क्वेश्चन है जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से ही है और ये भी बेटा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है हमारे 2026 के एग्जाम में। तो इसको भी इग्नोर ना करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तब वह संचारित होती है और इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, संचारण कहता है। एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी लोहा हो गया या कोई भी ऐसी धातु जो एनवायरनमेंट के संपर्क में आने पर उस पे लालिमा युक्त एक परत जम जाना, वो क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। हम जनरली देखते हैं कि बाहर कोई आयरन वगैरह की ऐसी चीजें रख देते हैं तो कुछ समय के बाद हम देख पाते हैं कि उसमें जो है भूरे रंग की हरी परत जम जाती है। मतलब उसमें क्या हो रहा है, उस पे जो है संचारण हो रहा है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। हम सब मार्केट से जब सिल्वर को लेके आते हैं तो उसको हम देखते हैं कि बहुत ही वो शाइनिंग
होती है, उस पर इतनी चमक होती है कि हमें लगता है कि नहीं है, पर कुछ समय बाद जब हम उसका यूज करते हैं तो यूज करने के बाद हम देखते हैं कि उस पे हरी कलर की एक काली परत आ जाती है, जिससे उसका कलर जो है डार्क हो जाता है। ये सारे रीजन क्या कहलाते हैं कि उस पर किसी न किसी प्रकार से एनवायरनमेंट में आने से उस पे क्या हो रहा है, संचारण हो रहा है। सेम एज तांबे की अगर हम बात करें तो उस पे भी ये कंडीशन बनती है, तांबे के ऊपर भी क्या होता है, एक हरी परत चढ़ जाती है, जो क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। ये सारी चीजें जो है हमें ये बताती है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो चीजें, जो भी ऐसी धातु जिसपे किसी भी प्रकार का उस पे कोई चेंज होना, वो क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है। ये भी हमारी परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी होने वाला है। इसके बाद आने वाला जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 को संतुलित करना। पहले इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इस समीकरण को किस तरह से बैलेंस किया जाता है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर इधर वाले जो रहेगा, ये वाला पार्ट हम सब जानते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं, और उधर वाले पार्ट को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड इधर वाला पार्ट प्रोडक्ट। अब इसको बैलेंस करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे। पहला है हमारे पास हाइड्रोजन, इसके पास कुछ भी संख्या नहीं है तो ये अपने आप में क्या है, 1 मान लें। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास भी कुछ नहीं है, तो इसकी भी संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास परमाणु संख्या 3 है, तो यहाँ पर भी इसकी संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। यह हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लस का साइन से दूसरा जो हमारा ग्रुप रहेगा, उसमें जो जो चीजें हैं उसको एज इट इज एक एक करके हमें निकालना है। जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम की, Ca, ये भी अकेला है, तो इसकी संख्या जो है 1 होगी। अब यहाँ पर OH हॉल्टाइज 2 है, मतलब कि इसके साथ में, दोनों के साथ में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये हमारा सेकेंड ग्रुप रेडी हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की। इसमें भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो दोनों को हम लिखते हैं। पहला है हमारे पास कैल्शियम, जिसकी संख्या 1 है, और इसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन NO3 के साथ में वोल्टेज 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में क्या है, अंदर 3 है। तो पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास 3 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारे पास वाटर H2O, तो H2O के हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन के पास संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन क्या है, सिंगल है। इतना समझ में आया बच्चों? इस तरह से हमने ग्रुप को एक्सपाउंड किया, हर एक एलिमेंट्स को हमने अलग अलग निकाला, और जो उनकी संख्या थी एज इट इज हमने उसको उस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब हमें इसमें करना क्या है, हमें ये देखना है, चेक करना है कि किस तरह से इसको बैलेंस किया जाए। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, ये संख्या इसकी 1 है, नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अगर हम इधर बात करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर जो है नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, मतलब कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करके इसको बढ़ाना होगा। तो यहाँ पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी ग्रुप में किसी भी डिजिट्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना, किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सभी ग्रुप के जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब में मल्टीप्लाई होकर सारी डिजिट्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे 2 का मल्टीप्लाई हम नाइट्रोजन में करेंगे, इसकी तो वैल्यू चेंज होगी, साथ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आइए हम करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, इसका भी 2 होगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है पहले 3 थी, और मल्टीप्लाई होने पर ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने नाइट्रोजन को तो बैलेंस कर लिया, यहाँ पर 2 लेकर आ गए, लेकिन साथ में चेंज क्या हो गया, ऑक्सीजन की भी संख्या चेंज हो गई, जो अपने आप में अब 6 हो गई है, और हाइड्रोजन कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो इसको हमें और देखना पड़ेगा कि कहाँ पर और बैलेंस की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है,
ऑक्सीजन की परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। इधर देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, 1 है, मतलब कि 6 और 1 क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। यहाँ इधर की साइड जो है हमारे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है, कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 हाइड्रोजन का हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब मुझे लग रहा है हमने इस इक्वेशन को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया है। आइए हम चेक कर लेते हैं सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब कि हाइड्रोजन 2 और ये 2 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन अपने आप में 4 है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 6 और इधर पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, तो 6 2 8 हो गया। यहाँ पर भी जो है 6 है और यहाँ पर भी अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, 6 2 8। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। तो होगा क्या, जब इसको हम लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण में, तो जहां जहां हमने मल्टीप्लाई किया है उसके आगे उसके 2 लगाना है। जैसे 2 HNO3 प्लस Ca होल ट्राइड 2 और कैल्शियम नाइट्रेट ऑक्साइड की होल ट्राइड में 2 प्लस 2H2O। यह हो गई हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित समीकरण। ओके बच्चों, ये समझ में आया। इस तरह से हम हर एक रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। इसका सेकंड जो है, सेकंड वाला, उसको हम करेंगे। सेकंड इक्वेशन हमारी है, इसमें भी देखिए हम इसको जब इस रिएक्शन को जब हम बैलेंस करेंगे तो अलग अलग एलिमेंट्स को हम निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर सोडियम है, सोडियम की अगर संख्या की हम बात करें तो सोडियम अपने आप में अकेला है, तो इसका 1 हो गया। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन भी अपने आप में अकेला है, तो इसका भी 1 हो गया। और हाइड्रोजन भी क्या है, ये भी अकेला है बच्चों, तो ये भी क्या हो गया, सिंगल हो गया। यहाँ पर ये ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड ग्रुप में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है और उसके साथ सल्फर है। सल्फर क्या है, सिंगल है क्योंकि इसके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है। और ऑक्सीजन की संख्या जो है वो कितनी है, 4 है। ये सेकेंड ग्रुप हमारा हो गया। इधर बात करते हैं प्रोडक्ट में। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास सोडियम की जो संख्या है वो 2 है। सल्फर के पास कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे। और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। ये हमारा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। लास्ट है हमारे पास H2O। तो हाइड्रोजन की जो संख्या है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, खाली है, तो मतलब कि वहां पर हमें 1 मानना है, ठीक है। ऐसे इसको अरेंज करने के बाद हमें फिर से इस इक्वेशन को चेक करना है कि अब इसको बैलेंस कैसे किया जाए। आइए हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं कि सोडियम की यहाँ पर परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 है। जैसे हम इसके प्रोडक्ट के उधर जाएंगे, जब यह रिएक्शन होने के बाद इधर आया तो यहाँ पर जो है सोडियम की संख्या कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो हमें यही पता चल रहा है कि इस सोडियम को भी हमें 2 करना पड़ेगा, तभी जाके सोडियम दोनों तरफ से क्या होगा, बैलेंस होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मल्टीप्लाई होगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम में ही मल्टीप्लाई नहीं होगा, बाकी के सभी इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में इसका मल्टीप्लाई होकर इनकी संख्या में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे सोडियम का जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब हमने तो सोचा था कि हम सिर्फ सोडियम को ही बैलेंस कर रहे हैं, पर साथ साथ में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी संख्या में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की जो संख्या है सेकंड में, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 हो गया, मतलब कि
इधर रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। सल्फर यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ पर 4 और इधर 2, तो 4 to 6। इधर देखते हैं अपन कहां पर क्या चेंज करना है हमें। सल्फर 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, पर यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो इसको डबल करने के लिए हमें वापस से यहाँ पर भी क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या चेंज हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी 2 1 जा 2। अब हम यहाँ पर क्लियर हो गया कि सारी चीजें, सारे एलिमेंट्स जो है क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, मतलब कि सभी चीजें क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। जैसे सोडियम इधर भी 2 है, सोडियम इधर भी 2 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, वहां पर भी सल्फर 1 है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन इधर 2 और ये वाला 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ऑक्सीजन की हम बात करें तो ऑक्सीजन 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर भी 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो मतलब इस इक्वेशन को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड OH प्लस H2SO4, H2SO4 इसमें नो चेंज है, तो एज इट इज ऐसा कैसे ही रहेगा। उसके बाद Na2SO4, इसमें भी हमने कोई चेंज नहीं किया है, प्लस H2O पे हमने 2 का मल्टीपल किया है, तो यहां पर इसका हो जाएगा 2H2O। इस तरह से हम जो है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसका थर्ड जो रहेगा, थर्ड इक्वेशन, अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड इक्वेशन की। इस वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पर हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर है हमारे पास सोडियम नाइट्रेट। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो आइए हम देखते हैं कि यह बैलेंस है या नहीं। इसको कैसे चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे पास सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम कितना है अपने पास, 1 है, ठीक है। अगर इधर की हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या है, सोडियम 1 ही है। सेकंड हम बात करते हैं क्लोराइड की, तो यहाँ पर Cl, ये भी क्या है, सिंगल ही है, तो इधर भी क्या है, सिंगल ही है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो है क्लोराइड के बाद हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी बैलेंस लग रहा है, क्योंकि इधर भी जो है सिंगल है और इधर भी क्या है, सिंगल है। नाइट्रेट यहाँ पर भी सिंगल और यहाँ पर भी सिंगल। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी यह क्या है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यह वाली जो है इक्वेशन ऑलरेडी अपने आप में क्या है, बैलेंस्ड है। मतलब कि इस इक्वेशन ऐसे भी आएगी इक्वेशन आपको एग्जाम में कि आप समझ नहीं पाएंगे कि यह इक्वेशन जो है बैलेंस है या नहीं है। तो बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है, सारी चीजें हर एक एलिमेंट्स को आप एक एक करके चेक करें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्लियरिटी आ जाएगी कि ये इक्वेशन है नहीं। मान लीजिए अभी हमारे पास ये इक्वेशन है, ये अपने आप में ऑलरेडी ही बैलेंस है, अगर इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी बैलेंस होगी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। और ध्यान रखना इस रिएक्शन का हमारे एग्जाम से बहुत संबंध है, मोस्ट आईएमपी यह इक्वेशन समीकरणों को संतुलित करने में इस टाइप से इक्वेशन आपको मिलेगी। इसकी सेकंड इक्वेशन की अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट है। क्यों ये तो अब हमारी इक्वेशन जो है BaCl2 बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम इसको बैलेंस करने पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर हमने बेरियम को ले लिया, क्लोराइड फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट। सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात करें तो यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या 2 है, S सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4। इधर प्रोडक्ट में बात करेंगे बेरियम सल्फेट की, तो यहां पर हमारे पास बेरियम की जो संख्या है 1 है, S1 सल्फर और ऑक्सीजन की संख्या जो है 4 है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहां पर H हाइड्रोजन 1 और Cl क्लोराइड, ये भी क्या है 1। बस सिंपल है। अब इसको हमें बैलेंस करके देखना है। यहाँ पर बेरियम 1, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर क्लोराइड 2 है और यहाँ पर क्लोराइड 1 है। मतलब कि हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरे ग्रुप में क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। आइए हम इसको बैलेंस करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या यह इक्वेशन बैलेंस हो गई है या नहीं। इधर 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, यहाँ पर क्लोराइड 2 है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई करके क्लोराइड को हमने 2 ले लिया। इधर हाइड्रोजन की संख्या जो है 2 है, उधर पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर अकेला है, यहाँ पर भी सल्फर अकेला है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन की भी संख्या यहाँ पर क्या है 4 है। मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में कहां पर बैलेंस करने के लिए क्या करना रहेगा, लास्ट में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, अब बैलेंस हो गई है। इस टॉपिक की अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसकी यह वाली इक्वेशन मोस्ट आईएमपी है। इसका सेकंड चैप्टर अब हम बात से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस से क्लास 10th बोर्ड वाले बच्चे आप ध्यान दें। मैंने जो भी आपको कुछ 2026 की एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं, यहाँ पर इतने क्वेश्चन भी अगर हम लोगों ने कर लिए हैं तो निश्चित रूप से हमें इस चैप्टर से ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनको ही सॉल्व कर लिया घर पर अच्छे से इसको रिवीजन कर लिया तो हमारा काम बन जाएगा। अब मैं सेकंड चैप्टर की बात करूंगा। सेकंड चैप्टर जो हमारा रहेगा एसिड बेस एंड साल्ट, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसमें हमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से रहेंगे और उनको हम सॉल्व कर पूरा एक्सप्लेन के साथ में आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।